गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ एन हार्मोनिक मोशन ऑन आईआर स्पेक्ट्रम, यानी असरल आवृत्ति गति का आवर्त स्पेक्ट्रम पर प्रभाव। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल को किसकी तरह माना था, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह माना था और उसके एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। लेकिन यदि हम वास्तविक रूप से किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह वो नहीं होता, बल्कि वो एन हार्मोनिक मोशन करता है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था किसके किसके बीच, एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसा मिला था, पैराबोला। ठीक है, कैसा मिला था, एक पैराबोला ग्राफ मिला था। किसके केस में, एसएचओ के केस में। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में। लेकिन एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए यही ग्राफ कैसा होता है, यहाँ एनर्जी, यहाँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये क्या है, आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है, उसका ग्राफ पैराबोला नहीं होता। अगर पैराबोला होता तो कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात करें तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं और उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और वो वाइब्रेट होते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसमें एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में देखते हैं जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वाइब्रेशन बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा होता है कि बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और इसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, डीई, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, डीई क्या है यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो वास्तव में हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ऐसा ग्राफ मिलता है। वो कैसा होता है, एन हार्मोनिक मोशन करता है। और एन हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं, हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, और जबकि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या करते थे, हुक्स लॉ को ओबे करते थे। और सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में हमने सिलेक्शन रूल क्या निकाला था, V इक्वल टू डेल V इक्वल टू ±1। ठीक है, यानी यहाँ V की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो वही ट्रांजिशन अलाउ होते हैं जिसमें चेंज इन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। यानी 0 से सिर्फ 1 में ही ट्रांजिशन अलाउ था, 1 से 2 में ही ट्रांजिशन अलाउ है, 2 से 3 में ही ट्रांजिशन अलाउ होता है। लेकिन एन हार्मोनिक मोशन के लिए सिलेक्शन रूल होता है +-1, +-2, +-3। ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी क्या होगा, V इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है,
तो इसके लिए क्या है, +-1 भी ट्रांजिशन अलाउ है, +-2 भी ट्रांजिशन अलाउ है, +-3 भी ट्रांजिशन अलाउ, यानी 0 से 1 भी अलाउ होगा, 0 से 2 भी अलाउ होगा और 0 से 3 भी अलाउ होगा। अगर ट्रांजिशन V0 से V1 में होता है तो इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फंडा ठीक है। जब ट्रांजिशन कहाँ हो, 0 से 1 में होता है तो हमें जो स्पेक्ट्रम में बैंड मिलता है वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल बैंड, और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, फंडामेंटल बैंड की इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अगर ट्रांजिशन 0 से 2 एनर्जी लेवल पे होता है तो इसे कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है, इंटेंसिटी लो होती है। अब अगर ट्रांजिशन क्या हो, 0 से 3 में होता है तो इसको क्या कहते हैं, सेकंड ओवरटोन। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, वेरी लो होती है। ठीक है, तो हमें पता है इंटेंसिटी का किससे लेना देना होता है, पॉपुलेशन से, और हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए फंडामेंटल बैंड की इंटेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है एज़ कंपेयर फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन। जैसे जैसे हम लोग हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमने पहले भी पढ़ चुका है कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पे। तो जिस लेवल पे पॉपुलेशन अधिक होगा उसकी इंटेंसिटी भी हाई होती है। तो ग्राउंड लेवल पे मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन अधिक होती है, इसीलिए फंडामेंटल बैंड की इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। यानी फंडामेंटल बैंड को स्पेक्ट्रम में हम लोग इजीली देख सकते हैं एज़ कंपेयर फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन की इंटेंसिटी कम होने के कारण वो स्पेक्ट्रम में इजीली विजिबल नहीं होते हैं या बहुत ही कम विजिबल होते हैं। ठीक है, तो चेंज इन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर +-1 ये सिर्फ SHO के केस में ही अप्लीकेबल है, और एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, चेंज इन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, +-1, +-2 और +-3 भी हो सकता है। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करते हैं तो ठीक है, ठीक है, SHO के केस में हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था, एप्सिलॉन V प्लस हाफ ओमेगा ई बार। ठीक है, लेकिन एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसको -V प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई बार एक्स ई। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर हम लोग CHO की बात करें तो सिर्फ यहाँ तक का ही फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी के लिए, लेकिन अगर एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात करें तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जहाँ ओमेगा ई बार क्या है, ऑक्सीलेटिंग
ऑक्सीलेटिंग फ्रिक्वेंसी है, और एक्सी क्या है यहाँ पे, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अभी जानते ही हैं क्या है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो किसी भी बॉन्ड को डी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और ये क्या है, डी नॉट। ठीक है, डी नॉट यानी हमें पता है कि सबसे लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी पे भी क्या होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, हाफ ओमेगा ई बार होती है। ठीक है, तो किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें डी नॉट एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास सबसे लोअर, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल पे भी उसके पास इतनी एनर्जी होती है। तो डी नॉट अगर एनर्जी हम लोग किसी मॉलिक्यूल को देते हैं तो क्या होता है, उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में हमने क्या देखा था कि सभी एनर्जी लेवल के बीच का गैप क्या होते थे, इक्वल होते थे। सभी एनर्जी लेवल के बीच का गैप यानी डेली क्या होते थे, इक्वल होते थे, सब इक्वली डिस्टेंस पे थे। लेकिन एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग हायर एनर्जी लेवल की ओर जाते हैं तो क्या होता है, इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, और इसमें क्या था, सभी एनर्जी लेवल के बीच का डिस्टेंस क्या होते थे, इक्वल होते थे। ठीक है, तो ये हमारा आइडियल कंडीशन है। ठीक है, वास्तव में डायटोमिक मॉलिक्यूल का सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मोशन नहीं करते, बल्कि कैसा मोशन करते हैं, एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह एन हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो उसके लिए सिलेक्शन रूल ये है, और आईआर स्पेक्ट्रम में हमें फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन के बैंड मिलते हैं। और कभी कभी ये बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे स्प्लिटिंग हो जाती है, कभी कभी इन बैंडों में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, और फंडामेंटल बैंड और ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड ये सब मिला के एक नया बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो इक्वल एनर्जी और इक्वल इंटेंसिटी की होती है, जिसे फर्मी रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने एन हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा, और एन हार्मोनिक मोशन ही एक्चुअली जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो एन हार्मोनिक मोशन ही करते हैं। SHO सिर्फ आइडियल कंडीशन है। ठीक है, तो और इसके एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और जीरो पॉइंट एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी यानी V = 0। तो इस इक्वेशन में V का मान 0 रख देंगे तो हमें जीरो पॉइंट एनर्जी आ जाएगी। 0 + हाफ ओमेगा ई बार माइनस 0 + हाफ स्क्वायर ओमेगा ई बार XE। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हाफ ओमेगा ई बार माइनस 1/4 ओमेगा ई बार XE। इसको कॉमन ले लें, 1/2 ओमेगा ई, तो क्या आएगा, 1 - 1/2 XE। ठीक है, तो
तो ये क्या होगी, 0 पॉइंट एनर्जी, यानी सबसे लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की भी एनर्जी 0 ना होके क्या होती है, इतनी होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।